कॉन्सेप्ट है IS 40 के अंदर, IS 41 के अंदर अगर हम गवर्नमेंट ग्रांट की बात करें तो उसको डील कैसे करें? अगर गवर्नमेंट किसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए सपोर्ट करती है तो जरी सी बात है हमने उसकी अकाउंटिंग तो करनी है, तो उसकी कैसे अकाउंटिंग करेंगे? सबसे पहले वो कहते हैं कि आपने ये देखना है कि गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर आपका मॉडल कौन सा है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट मॉडल। अब कॉस्ट मॉडल कब इस्तेमाल होता है इसके अंदर? जब फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल। इसको भी हमने सीखना है, बल्कि ऐसा करते हैं कि पहले ये देख लेते हैं कि फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर गवर्नमेंट ग्रांट सीखेंगे। इससे ये होगा कि आपको ये चीज ज्यादा आसान समझ लगी। पहले आप लिखें फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल या इनएबिलिटी टू मेजर द फेयर वैल्यू। इनएबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू। IS 41 के अंदर अगर आप फेयर वैल्यू मेजर नहीं कर सकते या फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल तो क्या करेंगे? नंबर 1 कहते हैं कि कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल करेंगे। अगर इनएबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबल तो क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉस्ट मॉडल इन अकॉर्डेंस किसके अकॉर्डेंस? IS 2 के अकॉर्डेंस, IS 16 के अकॉर्डेंस, IS 36 के अकॉर्डेंस। मतलब डिपेंड करेगा कि किसके अंदर वो फॉल कर रहा है। अगर तो वो इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज है तो हम IS 2 में ले जाएंगे। अगर वो नॉन करंट एसेट है तब भी किस में ले जाएंगे? IS 16। फिर उसके ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट भी लगता है, क्योंकि जहां कॉस्ट मॉडल है वहां पर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगता है। लेकिन इसमें अब बोलना नहीं है, जरा ध्यान से बातें सुनिए, इसमें आके अब आपसे गलती करवा सकता है। नंबर 2, this concept applied only at initial recognition। इसका मतलब क्या है? This concept applied only on या at initial recognition। इसका मतलब है जब हम पहली दफा कोई जानवर या दरख्त खरीदेंगे उस वक्त अगर उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो उसको कॉस्ट मॉडल पे रख लेंगे। अगली बात गौर से सुनेंगे, अगर ऑलरेडी कोई आपका एसेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे पड़ा हुआ है फिर उसको नहीं चेंज कर सकते, उसको फिर उसी में रहने देंगे टिल डिस्पोजल। मतलब अगर नंबर 3 लिख लें, इफ biological asset already measured at fair value less cost to sell, it will be remained at fair value less
कॉस्ट टू सेल टिल डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब हरगिज नहीं सिर्फ बेचना होता, डिस्पोजल का मतलब होता है खत्म होना, चाहे वो डेड चाहे वो सेल हुआ है। अच्छा, ये अंग्रेजी में आपको शायद ये 2-3 लाइनें लग रही हो, बात सिंपल है। पहली बात यह है कि अगर हमने पहली दफा कोई एसेट खरीदा या कोई नया न्यू बॉर्न हुआ, इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर अगर फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो उसको कॉस्ट मॉडल पे रखा जा सकता है। अगर ऑलरेडी आप उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखा था, फिर वो किस पे रहेगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सारी जिंदगी टिल डिस्पोजल। चेंज ना हो फिर इसी पे रहेगा, फिर इसी पे रहेगा। फिर उसकी बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, उसकी हमेशा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है। एग्रीकल्चर, अंग्रेजी लिख लो, agricultural produce, this concept not applied on agricultural produce. This concept not applied on agriculture produce. IAS 47 presume agricultural produce always fair value less cost of sale. This concept not applied on agricultural produce. IAS 41 presume agricultural produce always have fair value. ओके होगी बात? सवाल दोबारा सुनिएगा। हमारे पास 2-3 बातें। पहली बात कि अगर इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पर फेयर वैल्यू रिलायबल नहीं है तो उसको किस पे रख लेंगे? कॉस्ट मॉडल पे। उसकी डेप्रिसिएशन लेंगे, उसके ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे, जस्ट लाइक IAS 16, IAS 36, IAS 40 टाइप। ठीक है, बट ये अप्लाई किस पर होता है? सिर्फ ओनली इनिशियल रिकॉग्निशन पे। अगर आप पहले से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखा हुआ है ऑलरेडी, तो वो हमेशा किस पे रहेगा? फेयर वैल्यू पे रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। 2 बातें होंगी। तीसरी बात होगी कि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होता। IAS 41 कहता है कि भाई इसकी हमेशा फेयर वैल्यू होगी, इसलिए ये कॉस्ट मॉडल पे आ ही नहीं सकता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बात ओके हो गई? अब हम चलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। अगर आप कहते हो कि सर इसकी अंग्रेजी पढ़नी है तो अंग्रेजी में आपको पढ़ा देता हूं आई कैप की, अब इसको अंडरस्टैंड खुद करना है। देयर इज presumption that fair value can be measured reliable for biological acid। कहता है वैसे ही assume किया जाता है कि biological acid का fair value measured है। The presumption can be rebutted only on initial recognition। क्या लिखा हुआ है कि ये सिर्फ कब? For a biological asset for which quoted market price are not available and for which alternative fair value measurement clearly unreliable। कहता हो सकता है कि उनकी मार्केट प्राइस ना पता हो और ये भी हो सकता है वो क्लियरली उसकी अल्टरनेटिव की भी कोई वैल्यू का पता ना चल रहा हो। मतलब मिसाल के तौर पर आपको अपने एसेट की तो वैल्यू का नहीं पता चल रहा, आपके एसेट जैसे एसेट का भी पता नहीं चल रहा। In such cases, biological assets shall be measured at cost, less accumulated depreciation, impairment loss. The entity should consider application to 36 या 16। यहां पर देखें, once the fair value of such asset become reliable, measurable, the entity shall measure it at its fair value less। अच्छा, ये बात लिख ले, हमने उसको फेयर वैल्यू पे कॉस्ट मॉडल पे रख लिया, नहीं थी रिलायबल। फिर जैसे ही उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल होगी आप फौरन फेयर वैल्यू पे लेकर आओगे, जो डिफरेंस है वो किस में चार्ज कर दोगे? एसओपीएल के अंदर। मतलब पहले आपने बुक वैल्यू पे रखा हुआ है ना,
अब बुक वैल्यू उसकी 10 लाख थी और अब उसकी फेयर वैल्यू रिलायबल है, मार्केट में उसका नाम आ गया, 12 लाख हो गया, तो ऐसे डेबिट कर देंगे 12 लाख का और गेन ऑन रिवैल्यूएशन कर देंगे, फेयर वैल्यू रिमेजरमेंट कर देंगे 2 लाख। तो नंबर 5 ये भी लिख रहे हैं इसके अंदर, आफ्टर cost model if fair value is reliable then asset measured at fair value less cost to sell। लिखना ऐसे ही है हमेशा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ठीक होगी बात। यहां तक हमारा ओके हो गया। अब उसके बाद जो बातें हमने पढ़ी हैं सारी वही लिखी हुई। बुक है आपके पास? आपके पास इकबाल लैपटॉप में, वैसे हार्ड फॉर्म में नहीं है। कहता था प्रिजम्पशन कैन बी रिबटेड ओनली ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, ये बात हो गई। An entity that has previously measured at fair value less cost to sell continue, हमेशा फिर उसको किसके रखेंगे? until in all cases, ये लास्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है आपका। in all cases an entity measure agriculture produce at the point of harvest at its fair value less cost to sell, IAS 41 reflect the view that fair value of agriculture produce at the point of harvest can always be measured रिलायबल। कहता है जो एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट है ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, वो उसकी हमेशा फेयर वैल्यू रिलायबल होगी। चलें जी, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाए वापस अपनी गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। वो कहते हैं सबसे पहले ये देखें कि आपका जो IAS 41 है उसने अपने असर को रखा किस पे हुआ है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट रखा हुआ है या उसको कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है या बेरर प्लांट की बात हो रही है? ये दो बातें। अगर आपने ऐसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखा हुआ है तो इसकी अकाउंटिंग कोई और है। अगर आपने उसका कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है या बेरर प्लांट है तो इसकी अकाउंटिंग कोई और है। वो कहता है ये तो जस्ट लाइक IAS 20 की तरह आपने डील करना है। जैसे IAS 20 कहता है ना, IAS 20 क्या कहता है? दो ऑप्शन है। कौन कौन सी ऑप्शन है? डायरेक्ट रिडक्शन, सेपरेट रिकॉग्निशन। मतलब जो IAS 20 कहता है जस्ट लाइक वो, तो IAS पूरी गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर IAS 41 अप्लाई नहीं होता। IAS 20 भी अप्लाई होता है और IAS 41 अलग से अप्लाई होता है गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। मतलब बायोलॉजिकल एसिड के ऊपर IAS 41 खुद बताता है अपनी अजम्पशन कि भाई ऐसे डील करना है, और इसके ऊपर IAS 41 कहता है नहीं तू इसके ऊपर IAS 20 अप्लाई कर लो। लेकिन इसके ऊपर IAS 41 अप्लाई होता है, IAS 20 अप्लाई नहीं होता। अब इसके ऊपर क्या करेंगे? वो कहता है नंबर 1, इफ देयर इज नो कंडीशन, अगर कोई भी कंडीशन नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी है लेकिन कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो आप उसको इनकम में लिख दोगे। ये उसकी अकाउंटिंग है, चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस SOPL एज बिकम रिसीवेबल। ये इसकी अकाउंटिंग है। अगर कोई भी कंडीशन नहीं है उसको इनकम में लिख देंगे जैसे ही रिसीवेबल या रिसीव्ड होगा, रिसीवेबल या रिसीव्ड होगा। नंबर 2, अगर कंडीशन है, कोई कंडीशन लगा दी है कि भाई इन पैसों से आपने ये करना है, कोई टाइम की कंडीशन हो सकती है, कोई परफॉर्मेंस की कंडीशन हो सकती है। अगर तो कोई कंडीशन लगा देते हैं तब क्या करें?
अगर कंडीशन लगाते हैं तो फिर वो कहता है चार्ज टू SOPL व्हेन कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से बंदा फंसता है। इसका मतलब बताता हूं। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए कि आपने ना जनाब डेयरी का काम करना है, डेयरी फार्म बनाना है, और कम से कम 5 साल तक ना आपने डेयरी फार्म को चलाना भी है। अब कंडीशन क्या है? 5 साल। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, आप लायबिलिटी में लिख दोगे 5 साल पूरे होंगे, कंप्लीट हो जाएगी ऑब्लिगेशन, फिर इनकम मिलेगी। दरमियान में भी नहीं कुछ अमाउंट कुछ भी नहीं करना। क्या करना है? जैसे ही आपको, जब तक जो कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप गवर्नमेंट ग्रांट को लायबिलिटी में लिखकर रखोगे। इनकम में तब लिखोगे जब कंडीशंस आर फुलफिल्ड। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जनाब आपको गवर्नमेंट ग्रांट दी जाती है, आपने ये करना है कि यहाँ इसके लिए ना पानी का इंतजाम करना है जानवरों का या खेतों का। अब जब तक के पानी का इंतजाम हो नहीं जाता, तब तक वो किस में रखा जाएगा? लायबिलिटी में। जैसे ही पानी का इंतजाम हो गया, उस वक्त किस में डाल देंगे? इनकम। ये दूसरी बात। पहली बात थी अगर कोई कंडीशन नहीं है तो SOPL में लिखेंगे एज बिकम रिसीवेबल या रिसीव्ड। और अगर स्पेसिफिक कंडीशन है तो आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन। लेकिन आई कैप कभी कभी सवालों के अंदर क्या देता है कि उसको पार्शली रिकॉग्नाइज करें। क्या करें? मतलब 5 साल के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली है ना, तो कहता है कि हर 2.5 साल बाद करते हैं। तो फिर 2.5 साल गुजरेंगे, इनकम में लिख देंगे, फिर 2.5 साल गुजरेंगे, इनकम में लिख देंगे। वो कहते हैं हर साल के हिसाब से कर लो, तो फिर सालाना कर देंगे। यानी अगर तो वो पार्शली भी इजाजत है, IS 41 इजाजत देता है। नंबर 3, पार्शली गवर्नमेंट ग्रांट चार्ज टू SOPL on specific basis। वो बेसिस क्या हो सकती है? हो सकता है टाइम बेस हो सकता है यूनिट बेस। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट से आपने पैसे लिए ग्रांट के तौर पर, उनके लिए जी जानवरों के लिए ना आपने उनका घर बनाना है। मतलब जो जानवरों के लिए वो बरामदा वगैरह बनाया जाता है, जो भी कहते हो आप लोग। अब सपोज दैट आपने उसको बनाना है कि उसके अंदर आपने कोई पोर्शन रखने हैं, कोई 3, और वो कहता है कि जी आप जैसे एक पोर्शन हो जाए इनकम में लिख दो, दूसरा पोर्शन हो जाए इनकम में लिख दो, तीसरा पोर्शन होगा इनकम में लिख दोगे। ये क्या हो गया? पार्शली। और अगर कंडीशन ये है कि भाई जब तक सारे 3 कमरे नहीं बनेंगे या 3 पोर्शन नहीं बनेंगे, तब तक आपने गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम में नहीं लिखना। तो फिर कंप्लीट तैयार होगा, फिर इनकम मिलेगा। तो कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन है तो आफ्टर फुलफिलिंग द स्पेसिफिक कंडीशन, और पार्शली भी हो सकता है। ओके की बात? ये थ्योरी खत्म हो गया। एक सवाल रहता है, वो हम कर लेते हैं डिस्कस। ये आप लोग हर जगह पढ़ लेना, अनकंडीशनल, कंडीशनल, पार्शियल। और ये बायोलॉजिकल एसिड और बेरर प्लांट के ऊपर IS 20 अप्लाई होता है। एग्जांपल नंबर 10 लाजमी करनी है, 11 करनी है, ये दोनों। एग्जांपल नंबर 10 और 11। एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि जर्नल एंट्री की भी तसल्ली हो जाए आप लोगों को। Prepare journal entries in SRL books of record the above information for the year ended December 2009। ध्यान से, अब ये अच्छी एंट्रीज हैं इसकी। लिखा हुआ है स्मूथ रोड लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ 2000 कौ ऑन 1/1/19। लो जनाब, स्मूथ के पास 2000 कौ है, डेट क्या है? 1/1/19। इसकी एंट्री क्या होगी अफीफ? इसकी एंट्री क्या होगी? ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री पास नहीं होती। ऑन 1 मई 2009, ये 1/19 की फेयर वैल्यू उसने बताई हुई है, हमें ओपनिंग बैलेंस चाहिए तो है ना फेयर वैल्यू मेजर करने के लिए। 1 मई 2009 SRL परचेज्ड 750 कौ एट फेयर वैल्यू 56,000 पर कौ। फर्दर
2 मिलियन इनकर्ड ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। याद रखें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होती, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं ऐड होती सिवाय इसके कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ वैल्यू, और कुछ प्लस माइनस नहीं होता। तो इसकी अपनी एंट्री पास हो जाएगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट डेबिट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डेबिट, बैंक या कैश। फर्स्ट में की एंट्री सुन लीजिएगा, 750 को मल्टीप्लाई करूंगा 56,000 से, और यहां पर कुछ एक्सपेंसेस बताए हुए हैं। ऑक्शनियर चार्ज 2% कमीशन ऑन फेयर वैल्यू फ्रॉम सेलर। ये क्या है? ये कॉस्ट टू सेल है, ये कॉस्ट टू परचेज है? कॉस्ट टू सेल। एक फर्दर देयर इज गवर्नमेंट लीवी 3% एट द टाइम ऑफ परचेज। खरीदोगे तो आपको 3% गवर्नमेंट लेवी लगेगी, ये परचेज के ऊपर आएगा। और 4% एट द टाइम ऑफ सेल, तो भाई 4% सेल के ऊपर आपका लगता है टैक्स गवर्नमेंट लेवी, 2% आप कमीशन देते हो उधर ही, और 3% कमीशन देते हो, टैक्स देते हो खरीदते वक्त। तो इसमें कॉस्ट टू सेल कौन कौन सा हुआ? 4% और दोनों ही फेयर वैल्यू के ऊपर है, तो इसका मतलब है 6% हम कर सकते हैं, ठीक है। और 3% क्या है? परचेज। अब क्या करेंगे, आपने जो कौ खरीद के आए हो 56,000 की एक कौ, क्या 56,000 दोगे या 3% जो गवर्नमेंट की लेवी है वो भी दोगे? वो बैंक हमारा क्रेडिट क्या, ये जो सेल करने के ऊपर है ना, ये तो हमारा आ जाएगा ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो तो आपकी फेयर वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। लेकिन जो बाकी डिफरेंस है, ये जो परचेज है, मतलब एक गाय आप जो खरीद के आ रहे हो 56,000 मल्टीप्लाई बाय 1.03, जो भी अमाउंट आ रही है, ठीक है, और 6% सैलरी एक्सपेंस है। चलो एंट्री साथ ही पास करते जाते हैं, हमने कौन सा कहीं जाना है। देखें फर्स्ट में 2009 क्या एंट्री पास हो रही है? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और बैंक क्रेडिट, और जो डिफरेंस आता है उसे क्या बोलते हैं? लॉस ऑन इनिशियल मेजरमेंट पीएल। ये बात समझ आती है? बैंक कितने से क्रेडिट होगा? 56,000 की एक कौ है, मल्टीप्लाई बाय 1.03, और कितनी कौ खरीदी है? कितनी? 750। अमाउंट कितनी आ गई? 436 000 को छोड़ देते, ऊपर 1000 में लिख देते हैं। और एसेट डेबिट कितनी अमाउंट से होगा? 56,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.94, पता चल गया ना? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो 6% मैंने माइनस करके लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 750, 3948, और इसका जो डिफरेंस है वो एसओपीएल में चला जाएगा 37। ये है एसेट खरीदने की एंट्री, ये याद रह जाएगी। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की भी साथ एंट्री पास कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 2 मिलियन से। ये तो हमारे पास दो एंट्रीज पास होगी। नेक्स्ट ये देखिए जरा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर बाद में इसको हल करते हैं। कहते हैं जब भी आप कैटल फीड खरीदोगे, कैटल फीड हो, खाना हो, दरख्तों के लिए कोई सामान खरीदा हो, या जानवरों के लिए खाने पीने की चीजें खरीदी हो, तो इसकी एंट्री होगी फीड एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। क्या एंट्री पास होगी? फीड एक्सपेंस डेबिट। मिसाल के तौर पर 500 का आपका हो गया, आपने 500 का फीड खुराक खरीदी है जानवरों के लिए, फीड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। उस सवाल में अभी सवाल की बात नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूं कि अगर फीड एक्सपेंस जानवरों के लिए खरीदी हो
या दरख्तों के लिए कुछ भी आपने खरीदा हो उसकी परवरिश के लिए। अब अगर सारी फीड जानवरों ने इस्तेमाल कर ली साल के एंड तक तो यही एंट्री है बस। और अगर वो ये कह दे 100 रुपए का फीड अभी अनयूज्ड है तो क्या करेंगे उसका? एक्सपेंस में से माइनस करके एसेट में लिखेंगे, ये याद है। लेकिन यहां पर हमने क्या करना है, एंट्री अगर पास करनी तो कैसे पास करवाओगे? फीड स्टॉक डेबिट बचा हो गया ना, कितना स्टॉक बचा पड़ा है? 100 रुपए का। और जो आपने 500 का एक्सपेंस लिखा हुआ है, अब सारा 500 एक्सपेंस नहीं है, फीड एक्सपेंस 100 से जितने का खरीदेंगे फीड एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और जितना अनयूज रह जाएगा तो फीड एक्सपेंस में से माइनस फीड स्टॉक के नाम से करंट एसेट में लिख देंगे। ये साथ एक्सट्रैक्ट भी तैयार हो रहे हैं, एक्सट्रैक्ट भी तो यही होते हैं। एक और पेपर में ये जो अभी सवाल कर रहे हैं ना, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कहता है मैंने फीड खरीदी है, फीड इंपोर्ट की है, मैं वैल्यू ज्यूम कर रहा हूं 10,000 की, कहता 5% इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, नॉन रिफंडेबल, ठीक है। और कहते हैं मैंने 30% पेमेंट कर दी है और 70% मैंने अभी अनपेड है। हाँ जी, एंट्री बना सकते हो इसकी? मैं एक एंट्री मैं आपको बना देता हूं, बाकी आप बनाना। फीड एक्सपेंस डेबिट होगा 10,000 मल्टीप्लाइड उसका 5%, ये कितना आता है? 10,500, तो 10,500। कैश क्रेडिट होगा जितना कैश दिया, और पेएबल क्रेडिट होगा, तो बताया जनाब कैश कितना आएगा, पेएबल कितना आएगा, ये आपका काम है। कैश कितना आएगा, पेएबल कितना आएगा, ये आपका काम है। $3150 3150 कैश और पेएबल 7350 हाँ तो बताओ ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। 7,000 पेएबल है, 3,500 कैश। देखिए 30% जो पे किया इसका तो 30% सप्लायर, तो ये तो हम उधार नहीं करवाएंगे ना इंपोर्ट ड्यूटी से, वो तो एंट्री कैश क्रेडिट होना ही होना है। उधार हमारी किसके साथ? हाँ अगर सेल टैक्स वगैरह होता तो उसके अंदर जो ऐड करके होता है वो हो सकता है, लेकिन आपने बाहर से इंपोर्ट करवाया, उनको कस्टम वालों को कहा कि अच्छा दोबारा आएंगे तो दे जाएंगे। ये बात नहीं समझ लगी? क्लियर होगी बात? तो इस बात का क्या रखना, इस क्वेश्चन के अंदर ये बात उसने की हुई है डिस्कस। ये देखें, कहते हैं 1 अगस्त 2009 को इंपोर्ट किया कैटल फीड 24.6 मिलियन का, 70% एडवांस दे दिया, 5% नॉन रिफंडेबल टैक्स है। Feed is specially designed to provide vital nutrition to keep them healthy and improve the quality. 30% payable है, whereas 40% of the feed is unused. पहले तो फीड एक्सपेंस को डेबिट करते हैं ना, कितने से करेंगे? 24.6, उसका ले 5% और उसके अंदर ऐड कर दें, क्योंकि डेबिट तो पूरी अमाउंट से होना है, नॉन रिफंडेबल उसके अंदर ऐड होना है। फीड एक्सपेंस डेबिट, फीड एक्सपेंस डेबिट कितनी अमाउंट से? 24.6 मल्टीप्लाई बाय 1.05, कितना? 5. फिर इसमें डेबिट हो गया, 70% दे दिया है कैश। और पेएबल निकाल लेते हैं, वो आसान है, 30% देना है ना, तो 25 का 30% देना, ये 24.6 का 30% देना, 24.6 का 30% देना, 7.38, और जो बाकी बचा वो हमने सप्लायर को भी दे दिया
और साथ कस्टम ड्यूटी भी दे दी। कितना 18 पॉइंट 4 पॉइंट ये एंट्री पास। कहते हैं 40% अनयूज पड़ा हुआ है, 40% अनयूज्ड पड़ा हुआ है, 40%। क्या करोगे इस 25.83 का 40% अनयूज्ड है, तो फीड स्टॉक डेबिट कर दो और फीड एक्सपेंस क्रेडिट कर दो। वो जितना अनयूज्ड है वो स्टॉक में चला जाएगा। कितनी अमाउंट है 10.332 10.33। लो मेरे भाई इसकी भी एंट्री पास हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, साल के एंड पे जो हमारा जितने जानवर खड़े हैं सबकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कंपेयर करेंगे ओपनिंग के साथ, हमारा जवाब आ जाएगा। उसका तरीकाकार बड़ा आसान होता है, आप ऐसा कर लिया करो कि डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा किसका, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल का, वो हम गेन है या लॉस है। आपको देखें हमारे पास ये जो 750 को पड़ी हुई है, ये किस रेट पे पड़ी हुई है, पहले 750 को आपकी किस रेट पे पड़ी हुई है, 56,000 के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 0.94। ये कैसे है, देखिए 24.6 हमने सप्लायर को देना था, उसका हमने 30% अभी देना है, तो लिख दिया पेबल के नाम से। जो बाकी बचा उसमें 70% सप्लायर का भी है और 5% ड्यूटी भी है, वो दोनों मिलके 18.45। पहले पेबल वो आपकी अपनी मर्जी है, आप ऐसा भी कर सकते हैं 24 सर ये चार का 70% ले लें और उसका 5% भी ऐड कर दें, वो 18.45 आ जाएगा, बाकी पेबल आ जाएगा। जी आपके पास ओपनिंग कॉ कितने रेट से पड़ी हुई है, 750 56 मल्टीपल 0.94 39480 000। उसके बाद आपने कोई खरीदे भी थे नहीं, 2000 पड़ी हुई है ऊपर, 2000 नहीं कोई काम खराब नहीं, बस ऊपर लिख दो 2000 मल्टीप्लाइड बाय उसकी फेयर वैल्यू क्या है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.94। ये ना कभी भूलना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना 94,000। ये हमारे पास टोटल अवेलेबल एसेट है थे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट। अब लेस कर देते क्लोजिंग, क्लोजिंग यही तो आपके पास क्लोजिंग में पड़े हुए हैं 2750 टोटल, क्योंकि एज वगैरह नहीं बताई ना तो फिर चक्कर ही नहीं है ना, अगर एज बताई होती तो फिर तो एज को भी कंसीडर करते कि किस एज वाला कितनी फेयर वैल्यू है। हाँ जी 2750 किस रेट में पड़े हुए हैं। अच्छा एवरेज का कोई चक्कर नहीं है, अगर आपको आपकी इंफॉर्मेशन पता है तो एवरेज का कोई चक्कर नहीं, आपको अपनी इंफॉर्मेशन का नहीं पता फिर एवरेज लेना है जी। 61,000 0.94 कितना 157685। अब देखिए ये आपके पास ओपनिंग थे और वो अब ये इस वैल्यू के हो गए, जो डिफरेंस है अगर पॉजिटिव है तो गेन, नेगेटिव है तो सॉरी पॉजिटिव ये आएगा, नेगेटिव है तो गेन होगा ना, ये वैल्यू बड़ी है ना जी। अब ऐसा करें ना, इसको क्लोजिंग देखते जो डिफरेंस है वो फेयर वैल्यू गेन या लॉस में लिखते हैं, आई क्या भी ऐसा लिखता है, क्लोजिंग के नीचे लिख दो 157685 और डिफरेंस इधर लिख दो 24। डिफरेंस देखो ना इनका 24 ये डिफरेंस है, तो इससे क्या एंट्री पास करेंगे, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट गेन और रीमेजरमेंट पीएल क्रेडिट, खत्म हो गया इस वाला। ये आपकी पहली एंट्री, ये आपकी दूसरी एंट्री, ये आपकी तीसरी एंट्री, ये चौथी एंट्री और ये कैटल फीड का जो पड़ा हुआ है वो। चलिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, आप इसको ओके करें।
फिर उसमें जो भी मसला होगा वो डिस्कस करेंगे कल थोड़ा बहुत, और कल इंशाल्लाह IS 23 स्टार्ट करते हैं।